हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैकेनिक्स में हम लोग यूनिट थर्ड में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस करी थी और कुछ जो है एग्जांपल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। तो हमने लीवर्स के बारे में, कंपाउंड लीवर्स के बारे में, उसके अलावा जो आपका रिएक्शन फोर्स होती है उसके बारे में, उसके अलावा लीवर सेफ्टी वाल्व के बारे में, ये सब जो टॉपिक्स हैं, स्टील यार्ड, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा बात करें तो आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर है, बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो आपके लीवर होते हैं या उत्तोलक जिसको आप बोलते हैं, उसके बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। बेल क्रैंक लीवर के बारे में डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। तो आइए इस लेक्चर्स को हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने प्रीवियस लेक्चर को एंड किया हुआ था। इस लेक्चर में आइए हम पहले बात करते हैं कि किस तरीके से जो रिएक्शन फोर्स होती हैं बीम पर, जो रिएक्शन फोर्सेस कार्यरत होती हैं, उनको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। मतलब कि उन रिएक्शंस को किस मेथड के थ्रू जो है हम न्यूमेरिकल्स में निकालेंगे। तो अगर हम बात करें तो जैसे कि आपका जनरली आपके घर में जो छत होता है, टेरिस कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ पे भी आपको बीम एज अ बीम और बीम के साथ साथ कॉलम्स का सपोर्ट आपको बीम के नीचे दिया जाता है। या आपका पुल हो गया, पुल के नीचे जो है बड़े बड़े पिलर्स लगे होते हैं, उनके द्वारा जो आपका पुल होता है, पुल की बीम को सपोर्ट दिया जाता है। तो ये जो वर्टिकल आपके कॉलम्स होते हैं या जो आपके पोल्स होते हैं, इनके द्वारा जो वेट होता है उसको वेयर किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स इन बीम्स इन जो आपके कॉलम्स होते हैं उन पे एक वर्टिकल फोर्स काम करती है। तो उस जो वर्टिकल लोड काम करता है उसके अगेंस्ट इनमें कुछ रिएक्शन जो है वो जनरेट होती है। तो इन सपोर्ट पे जो रिएक्शन हमारी जनरेट होती है, उस रिएक्शन को हम कैसे निकालते हैं, उसी को हम आइए यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे हमारे पास एक बीम है ए बी। अगर हम बात करें जो हमारे पास बीम ए बी है, इस पे लोड जो है W1, W2, W3 कंसेक्यूटिवली कार्य कर रहे हैं। अब अगर ये लोड देखिए तो ये लोड जो है एंड ए से x1 डिस्टेंस पे W1 है, x2 डिस्टेंस पे W2 है और x3 डिस्टेंस पे W3 लोड कार्यरत है। बीम की हमारी टोटल लेंथ जो है वो L है। एंड पे हमारा एक एंड पे रोलर सपोर्ट है और एक एंड पे फिक्स, जिसको आप कहते हैं, या आप कह लीजिए फिक्स अप, ठीक है, या पॉइंट फोर। अब देखिए अगर हम बात करें तो जो हमारी फोर्सेस लग रही हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड, तीनों फोर्सेस वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही हैं। तो जब वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही हैं तो हमारा जो एंड पे रिएक्शन होगा वो बेसिकली अपवर्ड लगेगा। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हमारी कोई फोर्स कार्यरत नहीं है, तो हॉरिजेंटल में हमारा कोई रिएक्शन भी नहीं लगेगा। अगर आपसे रिएक्शंस पूछा जा रहा है या सारे रिएक्शन को निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो फिर आपको जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन के रिएक्शन है वो भी आपको निकालनी पड़ेगी, लेकिन उसकी वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी। तो बात करते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस या प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से जो है हम फोर्स को बैलेंस करते हैं, किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्स को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, हमारे पास कौन सी इक्वेशंस होती हैं। ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उस पर
वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई हेजिटेशन या किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। पहले हम क्या करते हैं कि अगर जो बॉडी है जिस पे फोर्सेस लग रही हैं वो बॉडी अगर बैलेंस कंडीशन में है तो हम क्या करते हैं कि आपका जो एक्स डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेस होता है उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। मतलब कि जो टोटल फोर्स लग रही होगी उसका जो समेशन होगा वो 0 होगा, यानी कि नेट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0। तो अगर हम समेशन ऑफ एक्स 0 करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो ये है ये फिक्स सपोर्ट है। तो अगर एंड पे हमारा फिक्स सपोर्ट लगता है तो हमें दो रिएक्शन देखने को मिलती है, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन पॉइंट ए पे होगी वही हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रही है। दैट मीन्स कि एच ए बराबर क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिला के जो कोई भी रिएक्शन हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कार्य नहीं कर रही होगी, लेकिन अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप हॉरिजॉन्टल में एक रिएक्शन जरूर दिखाएंगे, हालांकि उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है। बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन आल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा जो बीम है वो वाई डायरेक्शन में भी हमारी बीम क्या है, बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे देखिए साइन कन्वेंशन की बात करें तो हम जैसे कि पहले भी प्रीवियस क्वेश्चंस में साइन कन्वेंशन जो है उसको मान के चलते हैं, वही साइन कन्वेंशन यहाँ पे मान के चलेंगे, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन जो है पॉजिटिव और डाउनवर्ड को हम नेगेटिव मान के चलेंगे। तो यहाँ देखिए आर ए जो रिएक्शन पॉइंट ए पर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में वो -W1, क्योंकि ये जो वेट है ये नीचे की तरफ लग रहा है, फिर -W2 ये भी नीचे की तरफ लग रहा है, -W3 प्लस पॉइंट बी, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है तो एक रिएक्शन वर्टिकल लगेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। अब देखिए हमारे पास दो अननोन है, हमको तो वेट तो मालूम होगा कितना लोड लग रहा है तीनों पॉइंट पे, लेकिन हमारे पास जो अननोन होंगे वो दो अननोन है और इक्वेशन हमारे पास एक है। तो हम एक इक्वेशन के हेल्प से दो अननोन को फाइंड नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें सॉल्व करने के लिए एक तीसरी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो तीसरी इक्वेशन क्या होगी, वो होगी मोमेंट, यानी कि किसी भी पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट होगा बीम में वो समेशन ऑफ मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो अगर हम इसकी बात करें मोमेंट की, समेशन ऑफ मोमेंट की, तो अगर हम पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो ए से पास होने वाली जो फोर्सेस हैं उनका तो मोमेंट हमें ऑलरेडी 0 ही मिलेगा। जैसे कि आपका एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया और एक क्या हो गया, वर्टिकल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स एच ए जो कि पॉइंट ए से ही पास हो रहा है, तो एच ए का मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। और एक वर्टिकल फोर्स आर ए ये भी ए से पास हो रहा है तो इसका भी मूवमेंट 0 होगा। तो हम इसको ऑलरेडी जो है 0 मान के चल रहे हैं और इसको नहीं लिखते हैं। उसके बाद बात करें जो वेट W1 है, तो W1 नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। अब W1 x1 डायरेक्शन x1 डिस्टेंस पे एक कार्य कर रहा है। अब देखिए ये क्या करेगा, ये बीम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई की दिशा में बीम को ए के अबाउट घुमाने का प्रयास करेगा। और जब घड़ी की सुई की दिशा में दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है उसमें फोर्स किसी भी जो हमारी बीम होती है उसको घुमाने का प्रयास करता है तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव देखते हैं। दैट मीन्स कि इसका मूवमेंट W की वजह से जो मूवमेंट होगा वो नेगेटिव होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, -W1 इंटू x1। इसी तरीके से W2 की वजह से जो मूवमेंट होगा वो W2 इंटू
x2 होगा, और W3 की वजह से जो मोमेंट होगा W3 इंटू x3 होगा। जो रिएक्शन पॉइंट बी पे हमारी आरबी कार्यरत है, इसकी वजह से अगर हम मोमेंट की बात करें तो आरबी इंटू एल, और इन सब का जो समेशन होगा, यानी कि जो इनका सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा, इक्वल टू। अब देखिए हमें क्या क्या चीज़ें मालूम रहेंगी। हमको वेट के साथ साथ जो है ये लेंथ दी कहीं से जरूर दी रहेगी, तो हमें सब मालूम है, बस हमें आर भी नहीं मालूम है। हमें बीम की लेंथ मालूम है, हमें हर एक जो वेट है उसकी डिस्टेंस एंड से दी गई है। तो यहाँ पे हम आर बी जो है उसको निकालने के लिए ये तीनों टर्म इक्वल टू के अदर साइड भेजते हैं और डिवाइड बाई एल कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा जो है आर बी की वैल्यू पता चल जाएगी। और जब हम आर बी की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में रखेंगे, तो आर बी की वैल्यू जब रखेंगे तो हमें आर ई की वैल्यू मिल जाएगी, और इस तरीके से जो है हम किसी भी बीम पे जो रिएक्शन फोर्स होगी उसको आसानी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन जो है बीम पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आइए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक क्षण के केंद्र पर 100 किलो न्यूटन का वेट लगा है, तो ये एक रॉड है जिसके सेंटर पर यानी कि मिडिल लेंथ पर 100 किलो न्यूटन का कोई वेट जो है वो एक कर रहा है। अब हमें रिएक्शन फोर्सेस पता करनी है इसके एंड पर। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो क्षण है उसके एंड पे क्या है, हमारा फिक्स्ड सपोर्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो रिएक्शन है पहले हम वो कार्य करेंगे, ठीक है। और वेट हमारा टोटल जो लेंथ है छड़ की उसके हाफ से कार्य कर रहा है। अब हम मान लेते हैं कि जो ए पे रिएक्शन है वो R1 है, और जो बी पे रिएक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन में वो R2 है। ये दोनों रिएक्शन क्योंकि ऊपर लग रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम वर्टिकल फोर्सेस को यानी कि समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो हमारी जो फोर्सेस है तो उनका समेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 100 किलोमीटर, क्योंकि 100 जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड या नीचे की डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। अब यहाँ से हमारे पास R1 और R2 दो अननोन है, और जो इक्वेशन है हमारे पास एक ही इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे कि एक और इक्वेशन चाहिए होगी जिससे कि ये आर ए और आर बी दोनों मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि चाहे पॉइंट ए पे या बी पे या फिर आपका पॉइंट जिसपे हमारा 100 न्यूटन फोर्स कार्य कर रहा है, किसी भी पॉइंट के अबाउट जो है हम अपनी सुविधा के अनुसार मोमेंट लेंगे। तो मान लीजिए हमने ए के अबाउट मोमेंट लिया, तो अगर हम बात करें पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट की, तो यहाँ पे अगर हम ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो सबसे पहले जो रिएक्शन आ रही है R1 है उसका तो मोमेंट हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद देखें तो 100 न्यूटन जो फोर्स है वो पॉइंट ए के अबाउट जो रॉड होगी उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा, यानी कि ये हमारा निगेटिव होगा। दैट मीन्स -100 इंटू L/2। उसके बाद जो R2 होगा उसकी बात करें तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा, तो ये पॉजिटिव होगा। प्लस
R2 इंटू एल। तो ये देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, R1 की वैल्यू पता चल जाएगी। R1 बराबर क्या हो जाएगा 100/2 दैट इज 50 किलोमीटर। और ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा R2 की वैल्यू 100 माइनस R1 बराबर 100 माइनस R2, R2 की जगह आप 50 रख दीजिए तो आपको R1 भी 50 किलोमीटर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल। इसमें क्या दिया हुआ है कि फिगर में 3.18 किलोमीटर जो है किसी बीम पर कार्यरत वेट है वो दिखाया गया है। इसके स्वे पर रिएक्शन आपको बतानी है। ये क्वेश्चन कुछ गलत लिखा है, देखिए इसमें 3.18 जो एग्जाम्पल नंबर है ये लिखा हुआ है, जबकि 3.18 किलोमीटर की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो 50 किलोमीटर पॉइंट सी पे और 40 किलोमीटर पॉइंट बी पे कार्यरत है। क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट हो गया है। आगे देखते हैं, हमें यहाँ पे भी रिएक्शन से निकालना है। तो देखिए एंड पे क्या है हमारा ये सपोर्ट है। तो अगर बात करें, मान लीजिए कि हमारा जो रिएक्शन आर ए है और पॉइंट बी पे हमारा रिएक्शन आर बी है। तो हमें आर ए और आर बी की वैल्यू बतानी है। अब हॉरिजॉन्टल में जो फोर्सेस होंगी उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। वर्टिकल में हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। दैट मीन्स कि सिग्मा यानी कि समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0। मतलब कि हमारे पास जो ये सिस्टम दिया हुआ है, जो बीम है वो वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस्ड है। तो अगर बात करें वर्टिकल डायरेक्शन में तो जो सारी फोर्सेस होंगी उनका समेशन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। हमको यही करना है। अब देखिए क्योंकि आर ए और आर बी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दैट मीन्स कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हमारे दोनों पॉजिटिव होंगे। क्योंकि जो वेट या फोर्स लग रहे हैं पॉइंट सी और डी पे ये वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहे हैं, तो इनको क्या होंगे, ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो हम बात करें तो आर ए प्लस आर बी -50 -40, तो 50 और 40 को हम इक्वल टू के दूसरे साइड भेजेंगे तो दोनों भी पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 90 किलोमीटर। अब देखिए हमारे पास फिर वही कंडीशन है कि हमारे पास एक इक्वेशन है और दो अननोन है। तो हम आर ए और आर बी में से किसी एक को ज्ञात करने के लिए मोमेंट फोर्स लेते हैं अबाउट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट के अबाउट जो है आप मोमेंट फोर्स को दे दीजिए तो आपका आसानी से जो है एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अगर हम पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो जो फोर्स आर ए होगा उसका इफेक्ट 0 होगा। और बात करते हैं 50 की, तो अगर आप ए के अबाउट देखिए तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, दैट मीन्स कि इसका भी मूवमेंट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो -50 × 4 फिर 40 किलोन्यूटन, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही अबाउट ए के घुमाएगा, तो इसका भी निगेटिव होगा, दैट मीन्स -40 × 4 + 2 6। जो बी पे रिएक्शन होगा ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, दैट मीन्स कि इसका मोमेंट पॉजिटिव होगा, RB × 8। तो यहाँ से हमें बी पॉइंट पे जो रिएक्शन कार्य कर रही होगी उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि 55 न्यूटन है। अब हम ऊपरी इक्वेशन में RB की वैल्यू रख देंगे तो हमें RA की वैल्यू मिल जाएगी।
तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस को आसानी से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ये भी एग्जांपल आपको दिया हुआ है और यहाँ पे भी ए पे और बी पे आपको रिएक्शन ज्ञात करनी है, जबकि ये क्या है, एक ओवर हैंग बीम का क्वेश्चन है। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कि आपको दो फोर्सेस डाउनवर्ड कार्य कर रही हैं। तो सेम पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएंगे। पहले आर ए आर बी निकालेंगे, फिर पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट निकाल के आर बी निकालेंगे। आइए ये एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा आपको डिफरेंट है। इसमें दिया हुआ है कि एक समान क्षण ए बी सी डी जिसका भार 10 न्यूटन। तो जो क्षण का भार है वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करना है, यानी कि वेट ऑफ रॉड वी हैव टू कंसीडर इट आल्सो। तो पॉइंट बी और सी पर जो है एक सपोर्ट आपको दिया हुआ है, बेस्ड है, आधारित है, ठीक है, सपोर्टेड है। अब कह रहा है वह न्यूनतम बल ज्ञात करिए जिसको ए पर लगाने से क्षण उलट जाएगी। ए पे एक फोर्स आपको पूछ रहा है पी, उसकी वैल्यू पूछ रहा है जिससे कि जो क्षण है वो रोटेट कर जाए, उलट जाए, ठीक है। अब देखिए एक चीज ये बताइए, अगर हमारा पॉइंट ए पे हम कोई फोर्स लगाते हैं तो क्षण क्या होगी, कह रहा है उलट जाए, ठीक है। उलटने की कंडीशन में किस पॉइंट के अबाउट उल्टेगी, हमें बी के अबाउट ही तो उल्टेगी, क्योंकि सबसे नियरेस्ट सपोर्ट क्या है, बी है। तो जो हमारी क्षण होगी, जो हम इस पे फोर्स लगाएंगे ए पे, तो वो नियरेस्ट पॉइंट के अबाउट ही रोटेट करेगी। तो जब बी के अबाउट रोटेट करेगी तो जैसे ही ये पॉइंट सी पे लिफ्ट होगी, उसी तरीके उसी टाइम क्या होगा कि ये इसकी जो उलटने की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। दैट मीन्स कि क्षण तभी उल्टेगी जब पॉइंट सी पे क्या होगा, उसका जो कांटेक्ट होगा वो खत्म हो जाएगा, तभी से हम क्षण को क्या मानेंगे, उल्टा हुआ मान लेंगे। तो यानी कि जब क्षण हमारी उल्टेगी तो पॉइंट सी पे जो रिएक्शन फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। दैट मीन्स कि जब आर सी इक्वल टू जीरो होगा तभी हमारी क्षण उल्टेगी। अब मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास केवल एक ही रिएक्शन आर बी जो कि पॉइंट बी पे कार्यरत है, ठीक है। तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करते हैं कि पॉइंट बी के अबाउट जो है वो मूवमेंट लेते हैं। तो अगर आप पॉइंट बी के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो चूंकि वेट ऑफ आपको वेट दिया हुआ है क्षण का, तो क्षण का वेट जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड इन मिडिल पोजीशन ऑफ द रॉड कार्यरत है, ठीक है। हमेशा जो वेट होता है बॉडी का वो मिडिल पोजीशन में लगता है बीम के, ठीक है। अब बीम की लेंथ टोटल 4 दी हुई है, दैट मीन्स कि 2 मीटर की डिस्टेंस पे लगेगा। अब अगर बात करें बी से डिस्टेंस तो 1 मीटर होगी, क्योंकि जो दोनों सपोर्ट हैं उनके बीच की डिस्टेंस आपको 2 मीटर दी हुई है। अब अगर हम बी के अबाउट जो है मूवमेंट लेते हैं तो सबसे पहली फोर्स हमारी पी की, जो कि अननोन है या कितना लगना है ये पूछ रहा है। तो मान लीजिए उसकी वैल्यू पी है और डिस्टेंस इसकी 1 मीटर है। तो ये क्या करेगी, क्योंकि ये बी के अबाउट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो मान लीजिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओ सॉरी, जो पी है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। उसके अलावा जो रिएक्शन आर बी, अब आर बी क्या है, इसी पॉइंट पे कार्यरत है,
तो इसका जो मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके अलावा 10 न्यूटन जो कि बॉडी का आपका जो रॉड है उसका वेट है, ये भी डाउनवर्ड कार्य कर रहा है। लेकिन ये क्या करेगा, बी के अबाउट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, तो ये नेगेटिव होगा, यानी कि -10 इंटू ये डिस्टेंस 1 मीटर। उसके अलावा आरसी आपको दिया हुआ है, तो आरसी की वैल्यू चूंकि हम मान रहे हैं कि उलटने की कंडीशन ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आरसी की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ये टर्म भी आपका 0 हो जाएगा। अब यहां से देखिए, अगर जो मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी है, उसको हम निकालते हैं, तो हमारी जो यहां से क्योंकि आर सी इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, उसके अलावा जो आर बी है ये टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा। तो इक्वल टू अगर हम 0 पे कंपेयर करते हैं, दैट मीन्स कि जो बैलेंसिंग कंडीशन है उस केस में कैसे बैलेंस होगा, जब हमारा टोटल अबाउट मूवमेंट बी इक्वल टू 0 होगा। तो 0 के से कंपेयर करने पे हमारा पी की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी आपकी 10 न्यूटन। यानी कि अगर हम यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दें, तो जो इस पे रिएक्शन है जस्ट उलटने की कंडीशन आएगी, जस्ट उलटने की कंडीशन, उलटेगा नहीं, जस्ट उलटने की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, वैसे भी देख लीजिए कि अगर हम बी के अबाउट बात करें, तो यानी कि सी का तो कोई रोल रहा ही नहीं है, सी का मतलब ही कुछ नहीं। अब देखिए जो यहाँ पे मिडिल पॉइंट है, दैट मीन्स कि ये 1 मीटर दूर है बी से। यहाँ पे एक फोर्स काम कर रही है 10 न्यूटन की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सेम ही डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में पूछ रहा है कि कितनी फोर्स काम करेगी, जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो सब कुछ तो सही है, ये डिस्टेंस भी, यानी कि दक्षिणावर्त मूवमेंट बराबर वामावर्त मूवमेंट, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट, क्योंकि लेंथ आपकी दोनों दी हुई है सेम, तो दोनों मूवमेंट भी सेम ही होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप कंपेरिजन करेंगे तब भी आपको जो फोर्स पी है उसकी वैल्यू आपको 10 न्यूटन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिगर में क्या है, एक बीम दी हुई है। ठीक है, इसमें क्या है, जो आपका ये कब्जा लगा हुआ है उस पर आपको रिएक्शन, यानी कि इसको बोलते हैं हिंज्ड, तो जो हिंज्ड हुआ है पॉइंट ए पे, इस पे आपको रिएक्शन निकालनी है। अब देखिए पॉइंट सी पे एक हमारी फोर्स कार्यरत है, जो कि 45 डिग्री पे 10√2 किलो न्यूटन की फोर्स कार्यरत है। दूसरा पॉइंट बी पे एक फोर्स सपोर्ट लगा हुआ है। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, फोर्सेस को रिजॉल्व कर लें। तो अगर हम बात करें, तो पॉइंट ए पे रिएक्शंस की, तो यहाँ पे जो है आपको एक हिंज सपोर्ट दिया हुआ है एट पॉइंट ए, और कह रहा है कि उसका रिएक्शन निकालिए। जो हमारा फोर्स है ये 45 डिग्री पे डाउनवर्ड कार्य कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो आपके बुक में सोल्यूशन दिया हुआ है, ये थोड़ा सा आपको लेंदी सोल्यूशन दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया हुआ है कि ऑलरेडी जो ए पे रिएक्शन मानी है, इन्होंने ऐसा माना हुआ है कि जो पॉइंट ए है उस पर कोई रिएक्शन में डायरेक्शन नहीं पता है, जबकि आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे ए पे ही एक हॉरिजेंटल रिएक्शन, जो कि जो हमारा हिंज सपोर्ट होता है, तो हमारे दोनों रिएक्शंस होते हैं, तो हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में रिएक्शंस लेंगे।
और उसको मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था वो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक फोर्स दी हुई है 10√2, एंगल उसका दिया हुआ है 45 डिग्री। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एंगल जो है 45 डिग्री दिया हुआ है, ये फोर्स 10√2। तो मैंने आपको फोर्स का रिजोल्यूशन करना जो है वो बताया हुआ है कि हम किसी भी फोर्स को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं अगर उसका एंगल दिया रहे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो आपको फोर्स दी हुई है उसको आप रिजॉल्व कर लीजिए। तो जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, यानी कि थीटा जिसके साथ है कॉस, थीटा जिसके पास है कॉस उसके साथ है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो 10√2 cos 45 आएगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट फी पे जो हॉरिजॉन्टली एक फोर्स लग रही होगी 10√2 cos 45, और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 10√2 sin 45। तो ये जो दो फोर्सेस है ये इस पॉइंट पे कार्य कर रही हैं। हमने, क्योंकि हिंज सपोर्ट है तो दो रिएक्शन यहाँ पे होती हैं, एक वर्टिकल होती है एक हॉरिजॉन्टल होती है। तो वर्टिकल रिएक्शन को जो हमने आर ए माना हुआ है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को हमने एच ए माना हुआ है। आपको पॉइंट ए और सी के बीच में डिस्टेंस 3 मीटर दी हुई है और सी और बी के बीच में डिस्टेंस भी 3 मीटर दी हुई है। तो कुछ नहीं करना है, अब आप सीधे फोर्सेस को बैलेंस कर लीजिए। तो सबसे पहले जो है हम फोर्स को एक्स डायरेक्शन में बैलेंस करते हैं। तो अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हमारे दो फोर्सेस काम कर रही हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो हिंज पॉइंट पे ए पे कार्यरत है वो है एच ए, और जो आपका सी पे जो फोर्स कार्य कर रही थी उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10√2 cos 45। तो अब देखिए इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव मानते हैं तो हमारा एच ए पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हमारा जो सी पे कार्यरत 10√2 cos 45 है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो चाहे आप करिए एच ए माइनस 10√2 cos 45 इक्वल टू 0, तो वहाँ से एच ए बराबर क्या हो जाएगा 10√2 cos 45। अब आपको पता है कि cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो आप cos 45 की वैल्यू 1/√2 रखेंगे तो यहाँ से हमें जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ए पॉइंट पे वो हमें मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 10 न्यूटन होगी। अब इसी तरीके से जो हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करते हैं। अब अगर हम बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी फोर्सेस जो लग रही हैं वो है, पहले तो हमारा ए पॉइंट पे रिएक्शन आर ए कार्यरत है, दूसरा बी पॉइंट पे रिएक्शन आर बी अपवर्ड कार्यरत है। तो ये दोनों फोर्सेस हमारी पॉजिटिव है, और जो फोर्स 10√2 कार्यरत है उसका वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड 10√2 sin 45 कार्यरत है पॉइंट सी पे। अगर यहाँ से हम देखें तो आर ए प्लस आर बी माइनस 10√2 cos sin 45 इक्वल टू 0 होगा। तो आर ए प्लस आर बी यहाँ से 10√2 sin 45 हो जाएगा। अब आपको पता है कि sin 45 की वैल्यू जो है हमारी ये 1/√2 होती है। तो आप sin 45 की वैल्यू 1/√2 जो है इस क्वेश्चन में यहाँ पे पुट करिए, तो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आर ए प्लस आर बी की वैल्यू आपको 10 मिल जाएगी। अब भी देखिए हमारे पास यहाँ पे दो अननोन है और एक इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए के अबाउट जो है मोमेंट ले लेंगे। पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि यहाँ पे दो फोर्सेस एक साथ कार्य करते हैं, तो दोनों फोर्स का जो मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। अगर आप पॉइंट बी या पॉइंट सी के अबाउट लेंगे
तो अगर आप पॉइंट सी के अबाउट भी लेंगे तब भी सेम सिचुएशन रहेगी कि दो फोर्सेस जो कार्यरत हैं, यानी कि जो दो कंपोनेंट कार्यरत हैं, उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हम ए के अबाउट ले रहे हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रिएक्शन का, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, जो वर्टिकल रिएक्शन है, दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट फोर्स जो होगी वो 10√2 जो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ 3 मीटर डिस्टेंस पे कार्यरत है। तो ये क्या करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूवमेंट वो प्रोवाइड करेगी। तो क्लॉकवाइज को हम क्या करते हैं, निगेटिव मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो आरवी रिएक्शन होगा उसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज जो है मोमेंट जनरेट होगा अबाउट पॉइंट ई। तो अगर हम बात करें तो आर बी इंटू 6 माइनस 10√2 इंटू 10√2 साइन 45 इंटू 3। अब यहाँ 10√2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू रखने से बचेगा 10 इंटू 3। तो 10 इंटू 3 को अगर आप इक्वल टू के उधर भेज दीजिए तो आर बी इंटू 6 बराबर 10 इंटू 3। यहाँ से हमारी जो आर बी की वैल्यू आ जाएगी वो 5 न्यूटन आएगी। अब आर बी की जो वैल्यू 5 न्यूटन है उसको आप इक्वेशन 1 में यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा आर बी बराबर जो है 5 न्यूटन हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हमें जो सारी रिएक्शंस हैं पॉइंट ए पे जो रिएक्शन लग रही है और जो वर्टिकल रिएक्शन पॉइंट बी पे लग रही है उसकी वैल्यू हमें आसानी से मिल गई। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं पॉइंट ए की, तो हमारे दो रिएक्शन कार्यरत हैं। एक तो वर्टिकल रिएक्शन जिसकी वैल्यू 5 न्यूटन है, और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जिसकी वैल्यू 10 न्यूटन है। तो अगर हम रिजल्टेंट, इन दोनों रिएक्शंस का रिजल्टेंट निकालें तो आपको पता है रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, या आप अगर बात करें ट्रायंगल लाके तो यहाँ से आप 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। अब 25 अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, 25 अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ पे आपको 4 + 1 मिलेगा, दैट इज 5। और 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5, तो 5 आप बाहर ले लेंगे। इस तरीके से जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा पॉइंट ए की वो आपको मिल जाएगा 5√5। अभी जो रिजल्टेंट होगा इसकी डायरेक्शन, अगर हम हॉरिजॉन्टल से पता करना चाहें कि हॉरिजॉन्टल कितने डायरेक्शन से ये रिजल्टेंट कार्य कर रहा है, कितने डिग्री पे कार्य कर रहा है, तो आपको पता है कि हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं जिसका डायरेक्शन क्या होगा, आर ए के बराबर होगा। आर ए को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो मान लीजिए एंगल अल्फा है, तो अल्फा अगर हम tan की बात करें, tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। आधार हमारा हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन ए पे लग रहा है वो होगा, और लंब होगा हमारा जो वर्टिकल रिएक्शन ए पे है। तो वर्टिकल रिएक्शन की वैल्यू हमारी 5 है, और जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है उसकी वैल्यू 10 है। तो यहाँ से tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, हाफ, और अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को एक आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन इस मेथड से आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। जो आपकी बुक में दिया है थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी इन्होंने क्वेश्चन को बना दिया है, जबकि क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक तरीके से आपकी ओवरहैंग बीम है, साथ ही आपको हिंज सपोर्ट पॉइंट ए पे दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है
कि एक क्षण ए बी की टेक ए कब्जेदार है, यानी कि ए पे क्या है, हमारा हिंज सपोर्ट है, और टेक बी सिंपल सपोर्ट जो है, टेक जो बी है या जो सपोर्ट बी है वो सिंपल सपोर्टेड है। ठीक है, क्षण की दोनों टेकों पर प्रतिक्रिया हमको निकालनी है, रिएक्शन निकालनी है। 2 न्यूटन फोर्स जो है पॉइंट सी पे कार्यरत है, और जो ओवरहैंग पॉइंट है डी उस पर 8 न्यूटन का फोर्स कार्यरत है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शंस देखेंगे, कौन कौन से रिएक्शन लग रही है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो पॉइंट ए पे हमारी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी लगेगी, लेकिन क्या होगा कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि हमारी सारी फोर्सेस क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में ही एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो कार्यरत है, इसलिए पॉइंट ए पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। देखिए जितनी वर्टिकल फोर्सेस कार्य कर रही हैं उनको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। दैट मीन्स कि समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो देखिए आर ए प्लस आर बी ये दोनों अपर डायरेक्शन में कार्य कर रही हैं, -2 न्यूटन -8 न्यूटन। तो यहाँ से आपको आर ए प्लस आर बी बराबर 10 न्यूटन मिल जाएगा। अब चूंकि हमारे पास 2 अननोन है तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट जो है मोमेंट ले लेंगे। यहाँ पे सबसे इजीएस्ट पॉइंट हमारा क्या है, ए है। तो ए के अबाउट मान लीजिए हम मूवमेंट फोर्स निकालते हैं, तो जो रिएक्शन आर ए होगा क्योंकि वो ए से ही पास हो रहा है, उसका मूवमेंट हमारा 0 हो जाएगा। उसके अलावा जो 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है 1 मीटर की डिस्टेंस पे, ये क्या करेगी कि पॉइंट ए के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बीम को आपके घुमाने का प्रयास करेगी। तो क्लॉकवाइज जो है इसलिए इसको हम निगेटिव लेंगे, तो -2 इंटू 1। फिर उसके बाद जो पॉइंट बी है उस पर एक रिएक्शन आर बी कार्यरत होगी, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में कार्यरत होगी। तो आर बी जो होगी वो हमारी पॉजिटिव होगी, और आर बी इंटू 2 ये हमारा मूवमेंट होगा। पॉइंट डी की बात करते हैं तो ये 8 न्यूटन की फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य कर रही है, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट ए पे मूवमेंट जनरेट करेगी। तो जो फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्योंकि मूवमेंट जनरेट करेगी, तो इसे हम निगेटिव लेंगे, तो -8 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो है आर बी की वैल्यू 13 न्यूटन मिल जाएगी। चूँकि हम ऑलरेडी इक्वेशन 1 में देख चुके हैं कि आर ए प्लस आर बी बराबर 10, तो यहाँ पे आर बी की वैल्यू आप 13 न्यूटन रखेंगे तो आर ए की वैल्यू -3 न्यूटन आएगी। तो -3 से हम क्या समझें, -3 से हमें ये समझना है कि जो पॉइंट ए पे रिएक्शन होगा हमारा, वो वर्टिकली अपवर्ड ना लग के वर्टिकली डाउनवर्ड की डायरेक्शन में कार्य करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको सीधे सीधे रिएक्शन के साथ साथ ये पूछा जाए कि किस डायरेक्शन में कार्य करेगा, तो थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो जाएगा, और आपकी कॉन्सेप्चुअल कैपेबिलिटी को भी आसानी से वो चेक कर पाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है या टॉपिक क्या है। तो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस के अगर किसी भी बॉडी पे पैरेलल फोर्सेस कार्यरत हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि कई जो है
पैरेलल फोर्स है, समांतर फोर्सेस हैं जो कि किसी बॉडी पे या किसी भी निकाय पे कार्यरत है। तो ये जो पैरेलल फोर्सेस हैं ये दो प्रकार से हो सकती है। एक तो लाइकवाइज फोर्सेस, मतलब कि जिनकी डायरेक्शन क्या हो, समान हो, या समदिश समांतर फोर्सेस, ठीक है, लाइक पैरेलल फोर्सेस जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो भी पैरेलल फोर्सेस होंगी दो या दो से अधिक नंबर्स में, उनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक ही दिशा में होगी। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक वाइज या लाइक पैरेलल फोर्सेस या समदिश समांतर बल। उसके अलावा बात करें तो अगर मान लीजिए कि कोई दो समदिश समांतर फोर्सेस है या दो जो है लाइक पैरेलल फोर्सेस है, तो इनका रिजल्टेंट हम किस तरीके से निकालते हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। तो अगर कोई दो समदिश और समांतर फोर्सेस हैं, मान लीजिए P और Q, जो कि पॉइंट ए और बी पे कार्यरत है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये जो समदिश समांतर फोर्सेस हैं P और Q, ये पॉइंट ए और बी पे कार्य कर रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि पॉइंट ए और बी पे दो विपरीत सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स F माना। अब इस F की डायरेक्शन अगर देखा जाए ए पे, तो वो ए ही है। अगर बी की बात करें, आप सेकंड फिगर में देखिएगा, मान लीजिए ये हमारी जो ए पे कार्यरत फोर्स बी है वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसी के पैरेलल पॉइंट बी पे कार्यरत पॉइंट बी पे कार्यरत फोर्स क्यू है। हमने क्या किया कि एक फोर्स एफ माना जो कि पॉइंट ए और बी दोनों पे कार्यरत है, बट क्या है कि ये एक दूसरे की अपोजिट फोर्सेस है। तो दैट मीन्स कि इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, पॉइंट ए पे 0 होगा। यानी कि जो सिस्टम का बैलेंस है उस पर इस फोर्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा फोर्स P और F है, जो फोर्स P और फोर्स F है, इसका एक रिजल्टेंट R1 है, ठीक है, इसका रिजल्टेंट R1 है। और जो हमारा फोर्स C और F है, इसका रिजल्टेंट R2। और हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा फोर्स P है वो ग्रेटर देन है फोर्स Q से। अब अगर आप क्या करें कि जो ये फोर्सेस का रिजल्टेंट है P F का और Q F का, इस रिजल्टेंट की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको आप पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रही हैं। माना कि हम ये जो फोर्सेस हैं इनके लाइन ऑफ एक्शन को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो एक्सटेंड करने पे जो ये फोर्सेस हैं इनका लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ओ पे जाके मीट करता है, मिलता है। अब ओ पे जब हम इन फोर्सेस को, जो हमारी फोर्स है R1, उसको हम दोबारा से रिजॉल्व कर देते हैं F और P में, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स R2 था उसको भी हम रिजॉल्व करते हैं F और Q में। तो पॉइंट ओ पे जो दोनों फोर्सेस F हैं वो तो नलीफाई हो जाएंगी, और जो रिजल्टेंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में Q और P के कार्य करेगा। तो इस तरीके से जो R1 और R2 का जो परिणामी बल होगा वो फोर्स P और Q के समेशन के बराबर होगा, और उसकी डायरेक्शन जो होगी P और Q की दिशा में ही
उस परिणामी की डायरेक्शन भी होगी। अब देखिए, बात करते हैं, अगर आप ट्रायंगल ओ ए जे, आपका ट्रायंगल ओ ए जे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, तो ट्रायंगल जो ओ ए जे है, ये ट्रायंगल आई ए पी के समरूप आपको दिखेगा, या ए आई डी, ये जो ट्रायंगल है इसके समरूप दिखेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल ए आई डी और ट्रायंगल ए ओ जे, ये दोनों क्या है, समरूप है। तो इनकी जो इनकी भुजा के जो रेशियो होंगे वो बराबर होंगे। तो बड़े ट्रायंगल की बात करें तो ये जो इसकी भुजा है ओ जे, या जो साइड ओ जे है अपॉन साइड ए जे, ये वाली हॉरिजॉन्टल साइड, ये किसके बराबर होगी, इसकी वर्टिकल साइड ए डी अपॉन आई डी। अब ए डी क्या है, हमारा फोर्स पी है, और आई डी क्या है हमारा, आई डी ये हमारा फोर्स एफ के बराबर होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ओ जे बाई ए जे, ये क्या होगा, पी बाई एफ के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें समरूप ट्रायंगल ओ बी जे, ये वाला ट्रायंगल ओ बी जे बड़ा वाला, और फिर यहाँ पे जो ट्रायंगल आपका दिया हुआ है बी सी एच, ये दोनों भी ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप हैं। तो यहाँ से जो ये वाली साइड होगी ओ जे बाई जे बी, ये किसके बराबर होगी, बी सी बाई बी एच, और बी सी बराबर क्या है, क्यू है, यानी कि जो हमारी दूसरी फोर्स थी बी सी, और सी एच क्या है, ये हमारा एफ के बराबर है। एफ यानी कि जो हमने एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाई थी। तो इस तरीके से जो है, अगर हम बात करें इक्वेशन एक को दो से डिवाइड करते हैं, तो हमें लेफ्ट हैंड ट्रायंगल को समरूप करके निकाला था, और जो राइट हैंड ट्रायंगल को समरूप करके निकाला था, उनको हम डिवाइड करें, तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा कि यहाँ से ओजे ओजे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और एफ एफ का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें मिलेगा P इंटू, ये जो P है, P इंटू ए जे बराबर Q इंटू बी जे। एक बार फिर से देखते हैं, P इंटू ए जे। अब देखिए P कहाँ पे है, ये आपकी P फोर्स है, P इंटू ए जे, यानी कि जो P फोर्स आपकी लग रही है, और ये जो J पॉइंट जिसपे आपका जो रिजल्टेंट है जहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो आपका P फोर्स और Q फोर्स को मिलाने वाला पॉइंट है, उसको जहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कट कर रहा है, उस कटिंग पॉइंट और ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है, यानी कि P इंटू ये ए जे डिस्टेंस इक्वल टू Q इंटू ये बी जे डिस्टेंस। तो P इंटू ए जे बराबर Q इंटू बी जे। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा पहला फोर्स है, या प्राइमरी फोर्स इंटू प्रथम फोर्स से परिणामी की दूरी, जो परिणामी हमारा आया, परिणामी हमारा क्या है, P1 प्लस P2, ये जो परिणामी हमारा आया R P प्लस Q, है ना। तो पहला फोर्स यानी कि P इंटू परिणामी की दूरी ए जे बराबर Q इंटू द्वितीय फोर्स से परिणामी की दूरी। अब इससे क्या होता है, इससे हम कुछ कंक्लूसिव पॉइंट निकाल सकते हैं। वो कंक्लूसिव पॉइंट हमारे क्या क्या है, आइए देखते हैं। पहला तो कंक्लूजन हमारा ये निकल के आता है कि दो समदिश समांतर बलों का जो परिणामी होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो इन बलों के योग के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, समदिश भी हैं, यानी कि डायरेक्शन सेम है, और एक दूसरे के पैरेलल भी है।
तो ऐसे केस में जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के समीशन के बराबर होगा। दूसरा, जो तो समदिश समांतर परिणामी की क्रिया रेखा प्रत्येक बल की क्रिया रेखा के समांतर होती है। जो आपका परिणामी रिजल्टेंट आएगा आर, उसकी क्रिया रेखा जो दोनों बल जिनका परिणामी रिजल्टेंट है उसकी क्या होगा, समांतर होगा। और जो परिणामी का डायरेक्शन होगा वो उन फोर्सेस की जिसका वो परिणामी है उसी की डायरेक्शन में होगा, है ना। देखिए जैसे कि बात कर रहे हैं तो जो आपका ये परिणामी आया आर, अब आर बराबर क्या है, पी प्लस क्यू। इसकी डायरेक्शन जो है ये पी और क्यू की डायरेक्शन की ही दिशा में है, तथा ये जो परिणामी है इन दोनों के समेशन के बराबर है। ठीक है, पैरेलल भी है। पैरेलल होने के साथ साथ इसकी दिशा भी जो हमारा फोर्सेस हैं उनकी दिशा में ही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि परिणामी का क्रिया बिंदु बलों की क्रिया बिंदु को मिलाने वाली रेखा को बलों के परिमाण के व्युत्क्रम अनुपात में अंदर की ओर विभाजित करता है। ये जो फोर्सेस हैं इनको मिलाने वाली रेखा, ठीक है, और जो परिणामी की क्रिया रेखा है, तो ये परिणामी की क्रिया रेखा इन फोर्सेस को मिलाने वाली रेखा को उनके व्युत्क्रम अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि अगर हम Q की बात करें तो Q बाई P ये क्या होगा, AJ बाई BJ। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है। तो अगर BJ बाई AJ की बात करें तो P बाई Q, दैट इज ये आपको और अंदर की तरफ विभाजित करेगा, यानी कि जो उनको मिलाने वाली क्रिया रेखा होगी उनके बीच में जाके कट करेगा उसको। ठीक है, इसके अलावा चौथा पॉइंट क्या है, यदि किसी पिंड पर दो या दो से अधिक, मान लीजिए कोई हमारा ऑब्जेक्ट पिंड है या बॉडी है जिसपे दो या दो से अधिक समदिश समांतर बल कार्यरत हैं, तो उनका हमें परिणामी निकालना है। तो हम दो दो फोर्सेस को एक साथ लेके और इसी मेथड के अनुसार जो है हम उनका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार आप ज़रूर दोबारा से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर नेक्स्ट है हमारा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी कि विपरीत दिश असमान फोर्सेस। तो आइए देखते हैं कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि जो लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, समदिश समांतर, वो एक दूसरे की समांतर तो होती हैं, साथ ही साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। लेकिन हम बात करें अगर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की, तो इनकी दिशाएं क्या होती हैं, ये फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल तो होती हैं लेकिन इनकी दिशाएं क्या होती हैं, एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। अब अगर हम बात करें कि कोई दो अनइक्वल यानी कि असमान बराबर फोर्सेस नहीं है, दो अनइक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, तो उनका हम रिजल्टेंट किस प्रकार से निकालेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारा ए बी, जिस पर दो फोर्सेस पी क्यू कार्यरत है, ए पर पी और क्यू पर, ए पर पी और बी पर क्यू कार्यरत है, जो कि एक दूसरे के अपोजिट और मैग्नीट्यूड में अलग अलग है। जो हमारी फोर्स पी है, फोर्स पी इज ग्रेटर देन फोर्स क्यू। ठीक है, तो अगर बात करें तो सेम जैसे हमने प्रीवियस में किया था, हमने क्या किया कि
जो आपकी ए पे कार्यरत फोर्स पी है और क्यू पे कार्यरत फोर्स बी पे कार्यरत फोर्स आपकी क्यू है। तो ए और बी पे ही हमने दो फोर्सेस एफ जो है लगाई और जिनकी डायरेक्शन क्या है, ए एफ के डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में फोर्स एफ के डायरेक्शन ए पर है और बी जी की डायरेक्शन में फोर्स एफ की डायरेक्शन बी पर है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट मैग्नीट्यूड में सेम है, ठीक है, तो इनका नेट इफेक्ट क्या होगा हमारे जो भी निकाय है उस पर, सिस्टम पर कोई नहीं पड़ेगा। अब जो फोर्स हमारा P और फोर्स F है, इसका रिजल्टेंट फोर्स R1 है और जो फोर्स हमारा F और Q है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स R2 है। अब अगर बात करें तो हमने क्या किया कि जो हमारा रिजल्टेंट R2 और R1 था, इसको हमने एक्सटेंड करा। तो एक्सटेंड करने पे ये क्या कर रहे हैं, ये फोर्सेस एक दूसरे को पॉइंट O पे कट कर रहे हैं। अब पॉइंट O पे हमने जो फोर्स R2 और R1 था उसको शिफ्ट किया, तो R1 क्या है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, और R2 क्या है, जस्ट R1 के अपोजिट है। देखिए कैसे, जैसे कि आपका ये फोर्स R2 है और ये फोर्स आपका R1 ऊपर की तरफ वर्टिकली कार्य कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि R1 और R2 को फिर से जो है रिजॉल्व कर देंगे। तो रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट P, R1 का एक कंपोनेंट P और दूसरा कंपोनेंट F होगा। इसी प्रकार से R2 का एक कंपोनेंट जो है Q और दूसरा कंपोनेंट F होगा। अब F क्या है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि एक दूसरे के अपोजिट और मैग्नीट्यूड में सेम है, तो ये F कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो हमारा फोर्स P और Q है इस ये बचेगा और इसका, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है फोर्स P को ग्रेटर मान के चल रहे हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो फोर्स P की डायरेक्शन में ही P माइनस Q से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, P के डायरेक्शन में ही, क्योंकि P बड़ा है तो P माइनस Q से रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से जो फोर्स आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी दिशा जो होगी P की ही डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स अगर हम बात करें P की डायरेक्शन हमारी क्या है, तो P की डायरेक्शन हमारी ओ जे की डायरेक्शन है। ठीक है, अब हम बात करें सिमिलर ट्रायंगल ओ जे ए और आई ई ए पे। तो देखिए जो आपका ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ओ जे ए और ट्रायंगल आई ई ए से। अब बात करें, ये आपका क्या है, आई ई ए, ये वाला ट्रायंगल, ये भी दूसरे की क्या है, सिमिलर आपको दिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ओ जे बाई जे, ये आपका ये वाली आर्म है ओ जे और ये जो बेस है ये जे, तो ये किसके बराबर होगा, आई ई बाई ए, है ना, ये या ए। अब आई ई की वैल्यू की बात करें तो ये हमारा रिजल्टेंट है R1, ठीक है, सॉरी ई आई, ई आई, तो ई आई की अगर हम बात करें तो ये हमारा फोर्स पी के ही तो बराबर है, पैरेलल, तो ये हो जाएगा पी और ई ए, ई ए ये हमारा जो है फोर्स एफ है। तो इस तरीके से ओ जे बाई जे बराबर पी बाई एफ। इसी तरीके से हम दूसरा समरूप ट्रायंगल लेंगे जो आपका होगा समरूप ट्रायंगल ओ ए बी ओ ए बी और सॉरी ओ जे बी तथा बी सी एच, बी सी एच और ट्रायंगल ओ ए बी। तो ये रहा आपका ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल और
बी सी एच। तो यहाँ से जब हम लेंगे तो आपका ओ जे बाई जे बी बराबर बी सी बाई सी एच। अब देखिए ओ जे ओ जे बाई जे बी, ये देखिए ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट। अगर हम बात करें तो ओ जे बी ट्रायंगल देख रहे हैं ना, कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं। तो ओ जे बी में ओ जे बाई जे बी बराबर बी सी बाई सी एच। ओ जे बाई जे बी, अब देखिए जे बी आपका इस बड़े वाले ट्रायंगल का बेस हो गया। तो ओ जे बाई जे बी बराबर बी सी बाई सी एच। तो यहाँ से क्योंकि बी सी बराबर क्या है, ये देखिए क्यू के बराबर है और सी एच क्या है, एफ के बराबर है। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन जो आपका पहला आया था उसको हम दूसरे से भाग देंगे। तो ओ जे बाई जे इंटू जे बी बाई ओ जे। तो यहाँ से आपको जे बी बाई जे, क्योंकि ओ जे कैंसिल हो जाएगा, ये आपको एफ एफ कैंसिल होगा और पी बाई क्यू के रूप में मिलेगा। तो यानी कि पी इंटू जे बराबर क्यू इंटू जे बी। अब देखिए जे क्या है, जे पी इंटू जे ए। तो यानी कि पी क्या है हमारा प्रथम फोर्स और जे क्या है परिणामी की प्रथम बल से दूरी। आपका परिणामी यही है ना, तो इसकी प्रथम बल से दूरी क्या हो जाएगी, जे। और क्यू बाई जे बी, क्यू क्या है हमारा फोर्स क्यू। अब देखिए क्यू हमारा कहाँ पे है, ये रहा, इसकी परिणामी से दूरी जे बी। तो इस तरीके से जो है हम एक रिलेशन गेन करेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। जो कंक्लूजन निकल के आता है, कंक्लूसिव पॉइंट क्या है, अगर हम उसकी बात करें तो अगर दो जो है असमान और विपरीत फोर्सेस में, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो उन फोर्सेस की डिफरेंस के बराबर होगा, तथा क्रिया जो रिजल्टेंट की क्रिया रेखा होगी उन बलों के समांतर होती है। दूसरा कंक्लूसिव पॉइंट की अगर बात करें तो जो परिणामी बल होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़े बल की दिशा में होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा बड़ा बल क्या था, P था, तभी हमने P माइनस क्यू किया था। तो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमेशा बड़े बल की दिशा में होगा। और तीसरा कंक्लूसिव पॉइंट हमारा ये है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी क्रिया रेखा दोनों बलों को मिलाने वाली रेखा को बलों के व्युत्क्रम अनुपात में बाह्य विभाजित करती है। आइए देखते हैं। देखिए ये जो परिणामी बल है उसकी क्रिया रेखा ये है, तो दोनों बलों को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये P और ये Q, इसको मिलाने वाली रेखा को क्या करेगा, ये बाह्य विभाजित करेगा, है ना। अब इसको अगर हम मैथमेटिकल में देखें तो P बाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जे बी बाई जे ए। जे बी बाई जे ए क्यों होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नली विभाजित कर रहा है। जे बी क्या है, क्योंकि पॉइंट जे से दूरी है, और जे ए क्या है, पॉइंट जे से ए की दूरी है। तो इस तरीके से जो है हम पैरेलल फोर्स सिस्टम को कॉन्सेप्चुअली जो है वो क्लियर कर चुके हैं। अब जो होगा कुछ क्वेश्चंस आपके इस पे बेस्ड हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम से, तो उसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत हुई है तो वो आप हमसे किसी भी माध्यम से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या आप ग्रुप में या मैसेज के थ्रू जरूर पूछिएगा। और एक बार अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप खुद भी जो है
एक या दो बार लेक्चर को रिपीट करके देख के ट्राई करिएगा और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।